नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत की क्लासों को प्रारंभ कर रखे हैं, अब उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में इसका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा और नेक्स्ट पॉइंट निकल करके आता है दोस्तों अपने पास में छंद। अर्थात इस वीडियो के अंदर हम लोग छंद पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट निकल करके आया छंद। ये जो छंद शब्द है, इस छंद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, अब उसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं, सीखते हैं। हमारे पास में ये जो छंद शब्द है, इस छंद शब्द की उत्पत्ति छद धातु या चद धातु से मिलकर के हुई है। कौन सी धातु है दोस्तों? छद या चद धातु। और इस शब्द के अंदर अर्थात यहां पर हमारे पास में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है दोस्तों? असून प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? असून प्रत्यय यहां पर जुड़ा हुआ है। अर्थात छद चद धातु और असून प्रत्यय से मिलकर के छंद शब्द बना हुआ है। नेक्स्ट, छंद शब्द जो है, जब असून प्रत्यय जुड़ता है तो हमारे पास में शब्द बन जाता है छंदस। क्या बनता है दोस्तों? छंदस। और छंदस शब्द जो है वो छंदस शब्द से ही क्या बन जाता है दोस्तों? छंदः शब्द बन जाता है। तो ये थी इससे संबंधित एक सामान्य जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में आया छंद शब्द। छद और चद धातु से मिलकर के बना हुआ है और इसमें असून प्रत्यय है, जिसको जोड़ने पर छंदस शब्द बनता है और हमारे पास में शब्द निकल करके आता है छंद है। ठीक है दोस्तों, छंद जो शब्द है, अर्थात ये जो छंद है हमारे पास में, ये छंद सबसे पहले इन छंदों का प्रयोग ब्रह्मा जी के द्वारा, किनके द्वारा? ब्रह्मा जी के द्वारा वेदों में किया गया था। कहां पर किया गया दोस्तों? वेदों के अंदर किया गया था। छंदों का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रह्मा जी के द्वारा वेदों में किया गया। लेकिन व्याकरण साहित्य में, या फिर अपन लोग कहते हैं, ये कह सकते हैं कि साहित्य की दृष्टि से छंद का सबसे पहले प्रयोग आचार्य पिंगल मुनि ने किया था। किसने किया दोस्तों? आचार्य पिंगल मुनि ने। किसने किया दोस्तों? आचार्य पिंगल मुनि ने सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में छंदों का प्रयोग किया। आचार्य जो पिंगल जी है, उन्होंने छंद शास्त्र 2 ग्रंथ लिखे थे। अर्थात उन्होंने छंद शास्त्र, या फिर इसे हम लोग कहते हैं छंद सूत्रम, छंद शास्त्र या फिर कह सकते हैं छंद सूत्रम। इन्होंने एक ये ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ के अंदर सभी छंदों को वहां पर समाहित किया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में छंद, छद या चद धातु प्लस असून प्रत्यय से मिलकर के छंद शब्द बना है और छंद शब्द यहां पे निकल करके आता है छंद है। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रह्मा जी ने वेदों के अंदर किया और साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र और छंद सूत्रम जो ग्रंथ थे, छंद जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अंदर इन छंदों का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इससे संबंधित एक सामान्य जानकारी जो अपने को ध्यान में रखना है। अब हम छंद की जो परिभाषा है, अब उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट निकल करके आता है छंद की परिभाषा। क्या है दोस्तों? छंद की परिभाषा। अब आता है परिभाषा। ठीक है दोस्तों, छंद जो है, इस छंद की परिभाषा होती है यदक्षर परिमाण है, यदक्षर परिमाण है तच्छंद है। ठीक है दोस्तों, तो इस छंद की परिभाषा आती है यदक्षर परिमाण है तच्छंद है। अर्थात इस शब्द का अर्थ होता है यद, यानी जहां पर अक्षर हमारे पास में निकल करके आया यद, अर्थात जहां पर
अक्षर परिमाण है। परिमाण शब्द का अर्थ होता है दोस्तों वैसे परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है वैसे तो माप तोल, ठीक है दोस्तों, लेकिन परिमाण शब्द का अर्थ हम लोग निकालेंगे यहां पर गणना करना। क्या करेंगे यहां पर? गणना करना। तत्छंद है अर्थात उसे छंद कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बनती है जहां पर अक्षरों की गणना की जाती है या फिर परिगणन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परिभाषा दोबारा से सुन लो। यहां पर निकल कर क्या आती है? जहां पर अक्षरों की गणना की जाती है या परिगणन किया जाता है उसे छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे पास में चलने वाली छंद जो है उस छंद की परिभाषा। अब इसके आगे ये जो छंद है, छंद मुख्य रूप से दोस्तों दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात इसके हम लोग कह सकते हैं कि छंद के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? दो भेद होते हैं। अर्थात पहला भेद निकल करके आता है उसे तो हम लोग कहते हैं वैदिक छंद। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक छंद। और दूसरा निकल करके आता है दोस्तों हमारे पास में जिसको हम लोग कहते हैं लौकिक छंद। कौन सा है दोस्तों? लौकिक छंद। छंद जो है इस छंद के दो भेद हो जाते हैं, एक तो निकल करके आया वैदिक छंद और दूसरा निकल करके आता है कौन सा? लौकिक छंद। वैदिक छंद किसे कहते हैं? अर्थात वेदों में उपयोग में लिए गए छंद को, वेदों में उपयोग में लिए गए छंद को कौन सा छंद कहते हैं दोस्तों? वैदिक छंद कहते हैं। लोक साहित्य में लौकिक छंद किसे कहते हैं? लोक साहित्य में प्रयुक्त किए गए छंदों को लौकिक छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में चलने वाले छंद के दो भेद, पहला वैदिक, दूसरा लौकिक छंद। अब इनकी परिभाषा, वेदों में उपयोग में लिए गए छंद को वैदिक छंद और लौकिक साहित्य के में उपयोग में लिए गए छंदों को लौकिक छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों वैदिक जो छंद है ये केवल वेदों तक, उपनिषद ये जो थे यहां तक आकर के ही सीमित रहे, लेकिन लौकिक जो छंद है ये लौकिक छंद भी आगे बढ़ करके दो भागों में विभक्त हो गया। एक तो हम लोग कहते हैं वार्णिक छंद, एक तो कौन सा होता है दोस्तों? वार्णिक छंद, और एक होता है दोस्तों वार्णिक छंद, और सेकंड निकल करके आता है हमारे पास में मात्रिक छंद। कौन सा छंद निकल करके आया दोस्तों? मात्रिक छंद। वार्णिक जो छंद है इस वार्णिक छंद को वृत्त छंद भी कहते हैं। कौन सा छंद कहते हैं दोस्तों? वृत्त छंद भी कहते हैं। और मात्रिक जो छंद है इस मात्रिक छंद को जाति छंद भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये इनके अपर नाम है। वार्णिक छंद, वार्णिक छंद को वृत्त छंद और मात्रिक छंद को हम लोग क्या कहते हैं? जाति छंद भी कहते हैं। देखिए दोस्तों वार्णिक, हमारे पास में एक पॉइंट निकल करके आया वार्णिक। वार्णिक जो शब्द है अर्थात वार्णिक छंद कहते किसे हैं? अब उसके बारे में हम लोग इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो वार्णिक छंद किसे कहते हैं उसकी परिभाषा होती है कि जहां पर वर्णों की गणना की जाती है, जहां पर किसकी? वर्णों की गणना की जाती है। वर्णों की गणना करने पर कौन सा छंद बन जाता है दोस्तों? वार्णिक छंद बन जाता है। दूसरा हमारे पास में निकल करके आया मात्रिक छंद। कौन सा निकल करके आया दोस्तों? सेकंड नंबर पर मात्रिक छंद। अब देखिए दोस्तों मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जहां पर अर्थात वह श्लोक वहां पर मात्राओं की गणना की जाती है। किसकी दोस्तों? मात्राओं की गणना की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? मात्रिक छंद कहते हैं। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, छंद के दो भेद निकल करके आए, वैदिक छंद और लौकिक छंद। वैदिक छंद वेदों में उपयोग में लिए गए छंदों को वैदिक छंद कहते हैं और लोक साहित्य के में उपयोग में लिए गए छंद को लौकिक छंद कहते हैं। लौकिक छंद के भी दो भेद होते हैं, एक तो होता है वार्णिक छंद और दूसरा होता है मात्रिक छंद।
और वार्णिक छंद को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त छंद, और मात्रिक छंद को हम लोग कहते हैं जाति छंद। वार्णिक छंद किसे कहते हैं, अर्थात जहां पर वर्णों की गणना की जाती है उसे वार्णिक छंद। मात्रिक छंद कहते हैं कि जहां पर मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में चलने वाले एक सामान्य छंद जिनके बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है और आगे पढ़ करके इन्हें क्लियर करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मात्रिक छंद कहते किसे हैं, वार्णिक छंद कहते किसे हैं, इनको पहचानेंगे कैसे, अब उनसे संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अब इनकी गणनाओं को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, वार्णिक छंद, वार्णिक छंद का मतलब हो गया कि वर्णों की गणना करना, और मात्रिक छंद का मतलब हो गया मात्राओं की गणना करना। ठीक है दोस्तों, अब गणना करेंगे कैसे, अब उसके लिए हमें एक नया प्रारूप तैयार करना होगा, एक नया टॉपिक लेना होगा, और वो टॉपिक चलता है जैसे कि गणना करना कैसे सीखा जाता है। सबसे पहले हम लोग उनके बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारे पास में कि मात्राओं की, वर्णों की गणना किस प्रकार से की जाती है, अब उसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट निकल करके आता है गणना, अर्थात गणना कैसे की जाती है। अब उसके लिए दोस्तों अपने को एक पॉइंट, एक टॉपिक याद रखना होगा, और वो है हमारे पास में, जैसे कि अपन लोग कहें कि गणनाओं को कंप्लीट करने के लिए अपने को एक सूत्र याद करना होगा, और वो सूत्र है हमारे पास में य मा ता रा जय भा ने से ले ग और मैं। ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि संस्कृत भाषा के अंदर या संस्कृत साहित्य में गम शब्द लिखा हुआ होता है, और हिंदी में जब छंदों को निकालते हैं तो यह मा ता रा जय भा ने से ले, ये जो ग होता है यहां पर लिखा हुआ होता है गा। ठीक है दोस्तों, ऐसा जो प्रारूप होता है वो किसमें चलता है, हिंदी भाषा के अंदर, और अपने पास में चल रहा है यह माता रा जय भा ने से ले ग मैं, ये चलता है हमारी संस्कृत साहित्य के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब गणनाओं को सीखना है तो ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आने वाला जो सूत्र है, ये सूत्र अपने को याद होना चाहिए। यह माता राज भान सलगम, कौन सा है दोस्तों, यह माता राज भान सलगम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम लोग एक इसका चार्ट बना लेते हैं, जैसे कि यहां पर मैं लिख लू गण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो गण होंगे, अब उन गणों को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे। लेकिन गणों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात कहूं, या जहां पर ऋष्व स्वर होते हैं, जहां पर ऋष्व स्वर होते हैं वहां तो अपने को लिखना है एक, यानी कि अपन लोग कह सकते हैं लघु। क्या कहेंगे अपन लोग, लघु, अर्थात लघु स्वर होते हैं वहां तो क्या लिखेंगे दोस्तों, एक। और दीर्घ स्वर जो होते हैं, दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर के लिए अपन लोग यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों, एस, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं गुरु। इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, गुरु कहते हैं। क्योंकि दोस्तों गणना जो की जाती है वो गणना कभी भी व्यंजन वर्णों की नहीं होती है, वो गणना हमेशा किनकी होती है, स्वरों की जाती है। गणना हमेशा किनकी होती है दोस्तों, स्वरों की होती है। इसलिए याद रखना है कि लघु स्वर हो या ऋष्व स्वर हो तब तो क्या लिखेंगे एक, गुरु स्वर हो या फिर दीर्घ स्वर हो तो वहां पर क्या लिखेंगे एस। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोग इतना ही निकाल रहे हैं, आगे प्रोसेस को आगे और बढ़ाएंगे, कैसे वर्ण बनते हैं यहाँ पर, कैसे गणनाएं बनती है। तो हम लोगों ने लिखा दोस्तों यहाँ पर गण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब कभी भी गण बनाया जाता है तो हमेशा अपने को ध्यान में रखना होगा कि जैसे कि यहां से प्रारंभ कर रहे हैं तो अपने को 3 वर्ण लेने होंगे, जैसे यह एक ले लिया हम लोगों ने, इसके बाद में हम लोग सेकंड लेंगे मा, और थर्ड लेंगे अपन लोग ता, अर्थात 3 वर्णों को जोड़ करके ही एक गण बनाया जाता है। 3 वर्णों को जोड़कर एक गण बनाया जाता है। जैसे अपन लोग पहला पॉइंट ले, जैसे कि
यह आगे आता है दोस्तों अपने पास में सेकंड नंबर पे मा और ता। तो पहला गण बन जाता है अपने पास में यह माता। ठीक है दोस्तों, पहला कंप्लीट हुआ हमारे पास में। अब इसके आगे देखिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट लेंगे यानी कि ये वाला। अब इसके साथ मिलेंगे तो अपने को 3 वर्ण जोड़ने हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला तो ये आ गया, सेकंड ता, थर्ड कौन सा आ गया, रा। तो अपने पास में आ गया मा ता रा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए दोस्तों हमारे पास में नेक्स्ट कौन सा गण बनाएंगे, ता वाला। तो प्रथम वर्ण ये आ गया, सेकंड रा, थर्ड कौन सा हो गया, जय। तो अपने पास में बन जाता है दोस्तों ता रा जय। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में ऐसे ही प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। अब हमारे पास में नेक्स्ट बनेगा रा जय भा, क्योंकि 3 वर्णों को जोड़ना है। तो हमारे पास में बन जाएगा रा जय भा। अब इसके 3 वर्ण और जोड़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट करेंगे, जैसे, तो जय भा न, हमारे पास में बन जाएगा जय भा न। फिर आता है दोस्तों हमारे पास में भा न से, भा न से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है न से ल। फिर आता है हमारे पास में न श ल, और अंत में आता है दोस्तों स ल ग। तो अपने पास में आ गया यहाँ पर स ल ग। अब देखिए दोस्तों, ग के आगे एक मैं लिखा हुआ है। तो आप लोगों को यदि ये गण सीखने हैं तो अपने को हिंदी वाला यहाँ पर वर्ण याद रखना होगा। यहाँ पर ग नहीं है, क्या है यहाँ पर, गा। यहाँ पर क्या है, गा लिखा हुआ है। वैसे तो मैं लिखा हुआ है, लेकिन नियम कहता है कि यदि किसी भी वर्ण के आगे, स्वर वर्ण के आगे यदि हलंत व्यंजन वर्ण हो तो यह पूर्व में आकर के जुड़ जाता है, और जो ऋस्व स्वर होता है उसको दीर्घ बना देता है। इसलिए ये जो मैं जो है व्यंजन वर्ण हलंत है, तो ये पूर्व वाले वर्ण में आकर के जुड़ जाएगा, और जुड़ करके इस वर्ण को क्या बना देगा, दीर्घ बना देगा। इसलिए आप लोग यहाँ पे लिख लेते हैं गा, और यदि आप लोग इसको सीखना चाहें तो इसके साथ में लिख सकते हो गम। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में कुछ गण। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये आया हमसे कि छंदों में गण होते हैं, अर्थात उनकी कितनी संख्याएं होती है। तो हम लोग आराम से, हम लोगों ने अभी तो गण को यहाँ पे लिखा, लेकिन गण कितने होते हैं इसके से संबंधित हम लोगों ने चर्चा नहीं की। अब हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि ये जो गण होते हैं, इन गणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब देखिए दोस्तों, ये थे हमारे पास में गण। अब गण निश्चित कैसे किया जाता है, तो ये तो गण होते नहीं है। अब इनके अंतर्गत हमारे पास में आता है, जैसे कि ये जो प्रथम जो वर्ण होता है, इस प्रथम वर्ण को ही गण माना जाता है। प्रथम जो वर्ण होते हैं, इन प्रथम वर्ण को ही क्या माना जाता है दोस्तों, गण माना जाता है। जैसे कि यह माता, अब इसका एक नाम रखा गया। अब इसका नाम कौन सा रखा गया, अब वो देखते हैं अपन लोग। प्रथम वर्ण कौन सा है दोस्तों, यह। अब इसके साथ में गण शब्द जोड़ देंगे तो कौन सा बन गया, यह गण। कौन सा बन जाएगा दोस्तों, यह गण। सेकंड देखिए, मातारा, तो इस मातारा शब्द में कौन सा गण है, तो मातारा शब्द के अंदर हमारे पास में आता है सबसे पहला वर्ण कौन सा आ गया दोस्तों, मैं का मतलब हो गया कौन सा गण, मैं गण। कौन सा गण हो जाएगा दोस्तों, मैं गण। तारा जय, ता के अंदर प्रथम वर्ण कौन सा आ गया, तय, तो कौन सा गण बन जाएगा दोस्तों, तय गण। फिर देखिए राजय भा, तो हमारे पास में प्रथम वर्ण कौन सा आ गया, रे, तो फिर कौन सा बन जाएगा दोस्तों अपने पास में, रैगण। जय भा ने, तो प्रारंभ किससे हो रहा है, जैसे, तो कौन सा गण बन जाएगा दोस्तों, जय गण। कौन सा बन जाएगा, जगण। नेक्स्ट भा ने से, तो प्रारंभ भैसे, तो कौन सा गण बन जाएगा दोस्तों, बैगण। उसके बाद में आता है न शै ल, तो कौन सा गण बन जाएगा, नैगण। और अंत में हमारे पास में आ जाता है कौन सा दोस्तों, सैगण।
क्लियर दोस्तों? तो अपने को ध्यान में रखना होगा ये सूत्र, क्योंकि सूत्र इंपोर्टेंट है। य माता राजय भानय सैलय गय मैं, अर्थात य माता मातारा ताराजय राजय भा भानय से न शैलय सैलय गा। ठीक है दोस्तों, इसका जो प्रथम वर्ण जो आता है, इस प्रथम वर्ण को ही हम लोग क्या कहेंगे, अर्थात इनका एक नाम रखेंगे। अर्थात य से प्रारंभ हुआ यगण, मैं से प्रारंभ हुआ मैगण, तै से प्रारंभ हुआ तैगण, भय से प्रारंभ हुआ तो बहगण, और न सै से प्रारंभ हुआ तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सैगण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इनकी मात्राएं जो हैं, अब इन मात्राओं को समाहित करते हैं कि जैसे कि मात्राएं कैसी होगी। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में निकल कर क्या है, य माता। देखिए दोस्तों, य के अंदर कौन सा स्वर, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम लोग गण जो मात्राएं जो होती है, इन मात्राओं को जब अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे, बनाएंगे, एस और लघु यानी कि गुरु और लघु में जब इनको समाहित करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ऋस्व स्वर हो तो एक, दीर्घ या गुरु स्वर हो तो एस। तो ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में आता है य के अंदर कौन सा स्वर है, ए जो स्वर है वो कौन सा है, ऋस्व है या दीर्घ है, ऋस्व होगा तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक, क्योंकि हमारे पास में ऋस्व से संबंधित क्या है, एक। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए हमारे पास में आता है मां। मां के अंदर कौन सा स्वर है, आ स्वर है, अर्थात कौन सा हो गया, दीर्घ, क्या कहते हैं उसे, गुरु, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एस, उसके लिए क्या लिखते हैं, एस। फिर उसके बाद में आता है ता, तो ता का क्या बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर एस, क्योंकि ता के अंदर क्या मिला हुआ है, दीर्घ स्वर मिला हुआ है। नेक्स्ट मा ता रा, तो मैं के अंदर कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर यानी कि गुरु, ता में भी गुरु यानी कि दीर्घ, आ की मात्रा, रे के अंदर भी आ की मात्रा, इसका मतलब दीर्घ जो स्वर होते हैं उनके लिए क्या लिखते हैं दोस्तों अपन, एस एस एस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ताराजय, इसका हम लोग जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ता कौन सा स्वर है यहाँ पर, आ होगा तो यानी कि गुरु, गुरु हो गया तो एस, रा में भी एस, और जय के अंदर ऋस्व स्वर तो क्या बन जाएगा दोस्तों, एक, रा जय भा। तो देखिए दोस्तों, एस एक एस, फिर उसके बाद में आता है जगण, जगण के अंदर हो जाएगा लघु, गुरु और लघु। नेक्स्ट आता है दोस्तों भा न से, तो हमारे पास में जाएगा गुरु, लघु और लघु। देखिए दोस्तों, मैं इनका उपयोग कर रहा हूं, और लघु उपयोग बोलता हूं तो आपको एक मान लेना है, गुरु बोलते हैं तो एस मान लेना है। इसके बाद में है दोस्तों नस्ल, नस्ल का हो गया एक एक एक, अर्थात लघु लघु लघु। उसके बाद में है दोस्तों हमारे पास में सैलगा, लघु लघु और गुरु। तो ये थे यहाँ पे चलने वाली इनकी मात्राओं से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे पास में जो गण व्यवस्था है, इन गण व्यवस्था को किस तरीके से समाहित किया गया है। अभी तक हम लोगों ने 3 स्टेप निकाले, इन तीनों स्टेपों को अपने को कंप्लीट करना होगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन रीड के अंदर 100% पूछा जाता है, तो हो सकता है इनसे संबंधित नेक्स्ट जो मैं पॉइंट निकाल रहा हूं वो भी वहां पर पूछे जा सकते हैं, अर्थात इनका क्या नाम रखा गया वो भी वहां पर पूछा जा सकता है। जैसे कि या माता, इसका नाम रखा यगण। दूसरा राजय भा, इसका क्या नाम है, रगण। न सैल, अर्थात नस्ल जो है इसका कौन सा गण है, नगण। इनकी मात्राएं होती है, अब न सैल यानी कि तीनों के तीनों लघु है, तीनों के तीनों लघु है तो एक एक एक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपने को यहां पर समाहित करना होगा। अब इसके आगे जैसा कि अपने पास में निकल करके आता है नेक्स्ट, देखिए दोस्तों प्रारंभ में क्या रहा है, एक। प्रारंभ में क्या रहा है हमारे पास में, एक। अपन इधर लिख करके एक बार समझते हैं इसको। प्रारंभ में हमारे पास में क्या आया, एक। एक को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लघु, यानी कि क्या था हमारे पास में, स्वर था, ऋस्व स्वर था, उसके लिए हम लोग एक लिख रहे हैं, और उस एक को हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, लघु। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रारंभ, प्रारंभ जो शब्द है, इस प्रारंभ शब्द को हम लोग संस्कृत भाषा में कहते हैं आदि।
क्या कहते हैं दोस्तों? आदि। ध्यान रखना है क्योंकि इसी से ही नाम बनेगा हमारे पास में। प्रारंभ में जो शब्द लिखा हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे? आदि। आदि, आदि का मतलब क्या हो गया? प्रारंभ। और आगे हमारे पास में शब्द क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ऋस्व स्वर। तो ऋस्व स्वर को हम लोग क्या कह रहे हैं? लघु। तो इसका नाम हम लोग निश्चित कर सकते हैं और इसका नाम हमारे पास में लिखकर बन जाता है आदि लघु। क्या नाम बना दोस्तों इसका? आदि लघु। ठीक है दोस्तों, आदि लघु का मतलब क्या हो गया? प्रारंभिक जो वर्ण है वो क्या है? लघु। और आगे आने वाले जो दो वर्ण हैं वो क्या है? गुरु। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर भी एस एस एस। अब एस को हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों? गुरु। और ये गुरु जो है वो सब के सब क्या है? अर्थात तीन वर्ण थे, तीनों के अंदर ही क्या आ रहा है? गुरु आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास में क्या बन जाएगा दोस्तों? यहां पर इसका नाम जो होगा वो नाम क्या बनेगा? अब सभी हैं तो सभी को संस्कृत भाषा में सर्वे। सभी को संस्कृत भाषा में सर्वे। और तीनों के तीनों कौन से गण आ रहे हैं? गुरु वर्ण आ रहा है। तो अपन लोग इसको लिखेंगे यहां पर सर्वे गुरु। क्या लिखेंगे? सर्वे गुरु। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, प्रारंभ में गुरु, सेकंड में भी गुरु और अंत में क्या आ गया? लघु। क्योंकि एक ही वर्ण आ रहा है यहां पर लघु, तो हम लोग इस वर्ण को जब निश्चित करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा? अब कहां पर आ रहा है? अंत में। तो अपन लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? अंते। क्या लिखेंगे? अंते। यहां पर क्या है? एक, और एक को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? लघु। तो अपने पास में क्या बन जाएगा? अंते लघु। अंत में क्या है? लघु है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, गुरु, लघु, गुरु। तो देखिए दोस्तों, लघु जो शब्द आया है यानी कि लघु जो गण है, वर्ण जो है वो कहां पर लिखा हुआ है? बीच में। बीच में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? मध्य। क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य। मध्य में क्या है? लघु। मध्य में क्या है दोस्तों? लघु। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मध्य लघु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, लघु, गुरु और लघु। तो दोस्तों हमारे मध्य में, अर्थात यहां पर भी लघु, यहां पर भी लघु, लेकिन एक ही वर्ण कौन सा आ गया? गुरु। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इसको हम लोग लिखेंगे तो मध्य में आ गया, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मध्य। मध्य में क्या है? गुरु। तो अपन लोग यहां पे लिखेंगे गुरु, अर्थात मध्य गुरु। नेक्स्ट, एस, एक, एक। तो प्रारंभ में आ गया। प्रारंभ को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आदि। आदि कहेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा यहां पर आदि। कौन सा है? गुरु। तो इसको हम लोग इसके साथ में जोड़ देंगे तो कौन सा गण बन जाएगा? आदि गुरु। नेक्स्ट, एक, एक, एक। ठीक है दोस्तों, देखो एस एस एस, सभी एस आ रहे थे और एस को हम लोग क्या कह रहे थे? गुरु। अब हमारे पास में आ गया यहां पर क्या? लघु। और लघु भी क्या है? सभी के सभी लघु हैं, तो हमारे पास में इसका बन जाएगा सर्वे लघु। कौन सा बन जाएगा दोस्तों? सर्वे लघु। सभी के सभी क्या है? लघु है। और सभी लघु वाले कौन से गण होते हैं? नैगण है। अर्थात इसका क्या बन जाता है? नैसैल बन जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक, एक, एस, अर्थात अंत में हमारे पास में एस आ रहा है और अंत में हमारे पास में एस आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंते। एस, एस को क्या कह रहे हैं दोस्तों? गुरु। तो हमारे पास में बन जाएगा अपने पास में गुरु। तो अपने पास में निकल करके आ जाता है अंते गुरु। ठीक है दोस्तों, ये थी गण व्यवस्था। कौन सी थी दोस्तों? गण व्यवस्था। अब देखिए दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन यहां से निकल करके आया था और अपने को ये वाला हमेशा पूछा गया था। कैसे भी रीड का पेपर उठा लेना, यहां से कोई पॉइंट उठाया था और यहां पर आकर के अपने से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, यहां से भी एक क्वेश्चन निकल करके आया था एक रीड के अंदर, तो यहां से भी क्वेश्चन निकल करके आ सकता है। तो अपने को ये 3 पॉइंट तो 100% याद करने ही होंगे, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन निकाल सकता है क्योंकि एग्जामिनर के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से देना है, कहां से देना है। तो यहां पर क्वेश्चन निकल करके आ सकता है। जैसे अपने पास में क्वेश्चन निकल करके आए, एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग यहां पर और उनको चेक करते हैं। जैसे मैंने यहां पे उठा लिया एक क्वेश्चन, अंते लघु
गणः भवति, ऐसा क्वेश्चन आ गया दोस्तों अपने पास में, अन्ते लघु गणः भवति। अब इसमें ऑप्शन देखिए दोस्तों कौन कौन से डाल रहा है, एक एक एस पहला ऑप्शन, दूसरा एक एस एक, तीसरा ऑप्शन सी वाला, और वो होगा एस एस एस, और एक होगा हमारे पास में डी, डी ऑप्शन होगा एक एक एस, एस एस एक, ये ऑप्शन होगा दोस्तों अपने पास में। अब देखिए दोस्तों इसने क्या पूछा, अंते लघु, अंते का मतलब हो गया अंत में, लघु का मतलब हो गया लघु। अब लघु नाम लेते ही अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसके बारे में है, ऋष्व स्वर के बारे में। अब ऐसा कौन सा गण है जिसके अंत में क्या आ रहा है, लघु आ रहा है, तो देखिए दोस्तों गुरु, यहां पर लघु आ रहा है, लेकिन दोस्तों अंत में नहीं है, ये क्या है, प्रारंभ में भी आ रहा है, प्रारंभ में भी आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ये सभी के सभी क्या हो गए दोस्तों, गुरु हो गए। अब बच गया एक एस एस एक, यानी कि ये गुरु, ये भी क्या हो गया गुरु, और अंत में क्या रहा है दोस्तों, लघु। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। इस तरीके से हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आदि लघु गणः अस्ति, आदि लघु गण होता है, तो फिर हमारे पास में वहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, एक एस एस। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से यहां पर भी कोई सा भी एक ऐसा क्वेश्चन निकल करके आ सकता है। अभी तक रीड के अंदर ऐसे ही फॉर्मेटों को प्रारंभ कर रखा था, लेकिन जब इनका नाम हम लोग सीख सकते हैं, अर्थात जब हम लोग ये 3 स्टेज सीख सकते हैं, तो इनका नाम भी अपन सीख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने को ये ध्यान में रहना चाहिए कि आदि शब्द का अर्थ सर्वे, अंते, मध्य है। इन शब्दों का अपने को उपयोग कैसे लेना है, अब उनके बारे में यदि हम लोग समझ जाते हैं तो हम लोग 100% इस गण व्यवस्था को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चल रही थी हमारे पास में गण व्यवस्था। कौन सी थी दोस्तों, गण व्यवस्था, जो हम लोगों को वहां पर कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो बनकर के आएंगे उनमें एक श्लोक लिखा हुआ होगा और उन श्लोकों को अपने को डिसाइड करना होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, जैसे कि हमारे पास में एक क्वेश्चन निकल करके आए कि संतोष शब्द में, संतोष शब्द में, या फिर हाँ संतोष शब्द में गण व्यवस्था है, ऐसा निकल करके आ गया। जैसे अब देखिए दोस्तों, संतोष शब्द में गण व्यवस्था कैसे निश्चित करेंगे वो देखते हैं। से में कौन सा स्वर है, ए, लेकिन ए के आगे क्या आ गया दोस्तों, ऋष्व या हलंत वर्ण आ गया, हलंत न है, तो ध्यान रखना है दोस्तों अपने को, हलंत वर्ण जो होगा वो पूर्व वाले वर्ण के अंदर आकर के मिल जाएगा, और इस वर्ण को हमेशा क्या बना देगा, दीर्घ बना देता है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एस। तय के अंदर कौन सा स्वर है, ओ, यानी कि गुरु, दीर्घ स्वर माना गया है, क्योंकि दोस्तों ओ और आउ जो वर्ण होते हैं इनको पहले ही दीर्घ माना गया है। ए और आई जो वर्ण होते हैं अर्थात जो स्वर होते हैं इनको हमेशा ही क्या माना गया है, दीर्घ माना गया है। तो क्या हो गया, दीर्घ, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, एस। अब देखिए दोस्तों से आ गया, अब से जो वर्ण है ये 2 वर्णों से मिलकर के बना हुआ होता है, तो अपने पास में क्या बन जाएगा, एस। तो इसकी कौन सी गण व्यवस्था हो गई, एस एस एस, अर्थात ये कौन सा गण हो गया, सर्वे गुरु। अब सर्वे गुरु के अंदर अपने पास में कौन सा चल रहा था दोस्तों, आपने जो लिखा है उस लिखे हुए पॉइंट में जाकर के चेक करना, अपने पास में लिखा हुआ है मां तारा, तो यानी कि कौन सा गण हो गया दोस्तों, इसके अंदर मगण है, क्योंकि मैं से प्रारंभ हो रहा है तो कौन सा गण हो जाएगा, मगण। तो वहां पर हमारे पास में ऑप्शन लिखे हुए होंगे तैगण, जयगण, रैगण और मैगण, तो कौन सा ऑप्शन कर देंगे दोस्तों, अपन लोग मैगण ऑप्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इनमें हमारे पास में जैसे व्यंजन से संबंधित कुछ चर्चाएं की गई, और वो जो बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको सीखते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिन वर्णों को हमेशा दीर्घ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि ये चैनल आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आप कमेंट बहुत कम करते हैं, आपको कमेंट कुछ ज्यादा करने हैं, ताकि मैं आपकी आने वाली जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जान सकूं और उनका निदान कर सकूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।
mouse, cause I'm an albatross.